जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। मैं मेरे यूट्यूब चैनल आर्य यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम पढ़े थे राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमारा 5वां चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम था फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, हमने हमारा जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम हमारा लास्ट क्लास में, वो था हमारा मरुस्थल डेजर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हमने डेजर्ट पढ़ा। डेजर्ट की परिभाषा क्या थी कि डेजर्ट को हमारे उत्तरी और पश्चिमी मौसम कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारे डेजर्ट का जो विस्तार है वो हमारे पश्चिम से उत्तर की ओर, मतलब हमारे बाड़मेर से लेके हमारा जो हनुमानगढ़ है वहाँ तक इसका डेजर्ट फैला हुआ है। यदि हम जैसे कि मान के चलो डेजर्ट को हम स्टेट के हिसाब से देखें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इनमें डेजर्ट फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेजर्ट की परिभाषा कहती है कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थार का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थार के मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है वो हमारे 33 सागर पे हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 33 सागर पे हुआ है। उसके बाद हमने देखा था जो जो निर्माण काल था वो हमारा था टर्शियरी काल, जिसको हमने कहा था तृतीय काल था। उसके बाद हमने देखा था प्लेस्टिसोजन काल, जिसको हमने चतुर्थ काल कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने इसका विस्तार देखा था। तो हमने देखा था कि जो थार का मरुस्थल का कुल विस्तार हमारे 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने इसकी कुल लंबाई देखी थी। जो इसकी जो कुल लंबाई है वो हमारे बाड़मेर से लेकर हनुमानगढ़ तक इसकी जो कुल लंबाई है 640 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तथा इसकी हमने यदि चौड़ाई देखे तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 300 किलोमीटर है। तथा यदि हम इसकी ऊंचाई देखें, जो मरुस्थल हमारे इसकी ऊंचाई देखें हम समुद्र तल से, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई हमारी वैसे तो 200 से 300 मीटर बताई जाती है। यदि हम इसको लगभग में देखें तो लगभग ये हमारी लगभग 250 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा थार का मरुस्थल इसका ढाल किस तरफ है, तो हमारा थार का मरुस्थल का ढाल हमारे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इसका उदाहरण हमने लूनी नदी लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा थार का मरुस्थल उसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला था हमारा शुष्क प्रदेश, सॉरी शुष्क मरुस्थल, तथा दूसरा था हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को कहते हैं राठी प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, और अर्ध शुष्क मरुस्थल को कहते हैं बामन प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे हमारा जो शुष्क मरुस्थल है इसको हम लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो है हमारा शुष्क मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो पॉइंट होगा हमारा है शुष्क मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुष्क मरुस्थल की परिभाषा क्या है, तो शुष्क मरुस्थल को दूसरा नाम दिया गया राठी प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुष्क मरुस्थल और राठी प्रदेश क्या होता है कि 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले भौगोलिक क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल या फिर राठी प्रदेश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले भौगोलिक क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल या फिर राठी प्रदेश कहा जाता है। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार हमारे 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो विस्तार है शुष्क मरुस्थल को 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है फ्रेंड्स, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। और इसका मैंने आपको बता दें, इसका जो वर्षा का जो मात्रा है यहाँ पे 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा पाई जाती है। अब हम देखते हैं जो हमारा शुष्क मरुस्थल है इसको अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। पुनः क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मरुस्थल को वैसे ही दो भागों में विभाजित किया गया था, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, लेकिन अब शुष्क मरुस्थल को भी पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, इसलिए मैंने पुनः शब्द नाम लिया पुनः। ठीक है फ्रेंड्स, पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो भाग कौन कौन से हैं, तो दो भाग है। पहला तो हमारा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसका विस्तार हमारे 41.5% है। उसके बाद जो दूसरा हमारा वह है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इसका जो विस्तार है हमारे 58.5 पे है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ये है क्या, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त क्या होता है, मुक्त मतलब होता है अलग होना, जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज इससे मुक्त हो गई, तो मुक्त का मतलब है अलग होना, मतलब विभाजित होना, विखंडित होना। और दूसरा क्या है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो अभी बालू का स्तूप क्या होता है, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा जो थार का मरुस्थल है वो हमारा रेगिस्तान पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें सूखी रेत पाई जाती है तथा वहां पर जब हवाएं चलती हैं तो उनके द्वारा मिट्टी उड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, जब मिट्टी उड़ेगी
तथा मिट्टी के निक्षेपण है, मतलब निक्षेपण मतलब होता है जमाव। यदि मिट्टी के निक्षेपण से जो स्थलाकृतियां बढ़ती है, जैसे मान के चलो ये मेरा हाथ है, यहाँ से मिट्टी उड़ी, सॉरी हवा चली, पवन पवन अपने साथ मिट्टी उड़ा लेके जा रही है और ये से टकराई, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये टकराने के बाद जो भी मिट्टी हो गई, जैसे मान लो ये कोई अवरोध है, जैसे मान लो कोई पेड़ है या फिर कोई पहाड़ है, अब इससे मिट्टी सॉरी पवन टकराई, इसमें साथ में हमारी मिट्टी लेकर आई थी, टकराने के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इनसे जो आकृति बनेगी उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ आकृति कहते हैं वैसे तो, क्योंकि ये अब जो बालू के स्तूप पड़ोगे तो उसका ये प्रकार है अनुप्रस्थ, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं, इसको हम समकोण भी कह सकते हैं, समकोण यानी कि राइट एंगल में बनता है वो, ठीक है फ्रेंड्स। मैं सिर्फ उदाहरण देके बता रहा हूँ। तो जैसे कि मान के चलो मैं बता रहा हूँ बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, तो ये क्या है, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश ये क्या है, तो हम इसको हम पहला जो हमारा है वो हम देखेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। हमारा इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो था हमारा 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से 58.5% तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में है, 1,00,000 का 58.5%, ठीक है फ्रेंड, तथा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का 41.5% भाग इसमें है, ठीक है फ्रेंड, 1,00,000 का। टोटल हमारा मुस्तल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5% में फैले हुए हैं, तथा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हमारे 58.5 में फैले हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे हमारा जो पहला बिंदु है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश वो क्या है। अब इसकी बार परिभाषा देखते हैं। तो पहले देखो कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ये क्या रहा है, तो ये मरुस्थल का भाग शुष्क मरुस्थल का, तो इस परिभाषा ऐसे होगी कि इस भाग में या फिर इस प्रदेश में एक भी बालू के स्तूप नहीं पाए जाते, ठीक है फ्रेंड्स, कि इस प्रदेश में या फिर इस भाग में या फिर इस भौगोलिक क्षेत्र में एक भी बालू के स्तूप नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर पथरीला मरुस्थल है ये, या फिर इसको हम कह सकते हैं पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पत्थर के कण ज्यादा होते हैं, पत्थर के कण होते हैं, इसलिए इसको हम नाम दे सकते हैं पथरीला मरुस्थल, दूसरे इसको हम नाम दे सकते हैं पथरीला मरुस्थल, ठीक है फ्रेंड। तो इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र या फिर ऐसा भौतिक प्रदेश जिसमें एक भी बालू के स्तूप नहीं पाए जाते, क्योंकि वहां पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड, जिसे हमादा कहते हैं, इसका दूसरा नाम हमादा भी है, जिसे हमादा कहते हैं या फिर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर एक भी बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, क्योंकि वहां पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, जिसे हमादा या फिर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि जो ये हमादा है, हमादा क्या है, तो मैं परिभाषा पता चलेगा कि पथरीला मरुस्थल को हमादा कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड, जिस प्रदेश में ज्यादा पथरीला है, मतलब पथरीला जो मरुस्थल है हमारा उसको हमादा कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब हम देखते हैं कि जो हमादा है, हमादा कह दो या फिर ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कह दो। अब इसका जो विस्तार है वो कहाँ का पाया जाता है, मतलब इस प्रदेश में जो विस्तार है वो कहाँ का पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और हम उसको देखेंगे। जो हमारा हमादा है, हमादा का सर्वोच्च विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार हमारे जो हमारा जो जैसलमेर है, ये हमारा जैसलमेर है, हमादा का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर के लोदरवा, दूसरा नाम है पोखरण, ठीक है, तीसरा नाम हमारा रामगढ़। देखिए फ्रेंड, जो रामगढ़ ये है ना जैसलमेर में नहीं है, अलग अलग स्थानों पे है, ठीक है फ्रेंड। एक रामगढ़ हमारे अलवर में भी है, एक रामगढ़ हमारे जयपुर में भी है, जिसको हम आपने नाम सुना होगा जमवाई रामगढ़ बांध, जमवाई माता का मंदिर, जो हमारे यहीं पे है जयपुर में, ठीक है फ्रेंड। हम यहाँ पे कुक्का से थोड़ा सा आगे निकालते हैं, उससे पहले आता है ये रामगढ़, ठीक है फ्रेंड, जयपुर में। तो बाकी ये आपके जैसलमेर में भी है, अलवर में भी है, किशनगढ़ में सॉरी अजमेर में रामगढ़ आता है, और एक हमारे जयपुर में भी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार आप नाम सुनो किशनगढ़, तो किशनगढ़ आपके अजमेर में किशनगढ़ है, उसके बाद सॉरी जैसलमेर में किशनगढ़ है, और अलवर में भी किशनगढ़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कई नाम होते हैं जो अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे एक राज्य है भारत में हैदराबाद है, तो हैदराबाद नाम की जगह पाकिस्तान में भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया कि हम बात कर रहे थे जो जैसलमेर है, जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं लोदरवा, पोखरण और रामगढ़, ठीक है फ्रेंड। ये जो पोखरण है ये ऐसे स्थान है, मतलब बिल्कुल शुष्क मरुस्थल है, बिल्कुल ये यहाँ पे कोई भी मतलब जनसंख्या निवास नहीं करती है। ये क्षेत्र है विशेषकर जो हमारे नाभिकीय जो परमाणु होते हैं, हमारे जो परमाणु परीक्षण होता है ना यहाँ पे, नाभिकीय परीक्षण जिसको हम कह सकते हैं यूरेनियम वाला, उसका परीक्षण यहाँ पे होता है, ठीक है फ्रेंड। जैसे मान के चलो हमने कोई नाभिकीय बम बनाया यूरेनियम से, तो उसका परीक्षण होता है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं कि पोखरण में हमारी जो सेना है, सेना की फायरिंग रेंज है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। पोखरण में हमारी सेना की फायरिंग रेंज है, यहाँ पे हमारी सेना अपनी
जो सेना है हमारी भारतीय सेना, वो हमारे यहाँ पे फायरिंग रेंज की मतलब अपनी प्रैक्टिस करती है, ठीक है फ्रेंड्स, पोखरण में। तो ये इससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं कि पोखरण में ऐसा क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब परमाणु विस्फोट परीक्षण के लिए फेमस स्थान है पोखरण। तो जैसलमेर तो हो गया पहले नंबर पे, जहाँ पे सर्वाधिक ये बालू का स्तूप, जिसका दूसरा नाम था हमादा। हमादा सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं राजस्थान में, जैसलमेर के लोथरवा, पोखरण और रामगढ़ में। इन 3 स्थानों पे सर्वाधिक हमारे ये हमादा पाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा जो फलोदी, फलोदी किसी जिले से अलग हुआ है, जो हमारा जो जोधपुर है, जोधपुर से हमारा फलोदी अलग हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले नंबर पे तो हमारा जैसलमेर था हमादा के लिए, दूसरे नंबर पे आता है हमारा फलोदी, ठीक है फ्रेंड्स। फलोदी ब्रैकेट में लिख देंगे हमारा जोधपुर, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा जो हमारा बाड़मेर है। बाड़मेर कुछ परसेंट भाग आते हैं, कुछ परसेंट बाड़मेर, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले नंबर पे हमारा जैसलमेर, जैसलमेर का हमारा लोथरवा, पोखरण और रामगढ़। उसके बाद हमारा जो फलोदी, जोधपुर, तथा उसके बाद हमारा बाड़मेर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो बात हो गई हमारे बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश की। अब हम बात करेंगे हमारा जो दूसरा पॉइंट था बालिका स्तूप युक्त प्रदेश, वो क्या होते हैं। 58.5%, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा दूसरा पॉइंट हुआ हमारा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, और युक्त प्रदेश क्या है कि इस प्रदेश में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वो बालू का स्तूप कैसे है वो हम आगे वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की परिभाषा क्या होगी कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र या फिर ऐसा भौतिक प्रदेश जिसमें पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण, अब एक शब्द है निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण देकर बताया था कि मान के चलो मिट्टी पवन चल रही है, पवन से मिट्टी उड़ के आ रही है, सामने कोई अवरोध आ गया, इससे टकराएगी पवन, सारी सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो मिट्टी का जमा हो जाता है उससे। तो इसका परिभाषा हो जाएगी वो होगी कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र या फिर ऐसा भौतिक प्रदेश जिसमें पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण से बने स्थलाकृतियों को बालका स्तूप कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा भौगोलिक क्षेत्र या फिर ऐसा भौतिक प्रदेश जिसमें पवन के द्वारा मिट्टी के निक्षेपण से या फिर मिट्टी के जमाव से बनी स्थलाकृतियों को बालू का स्तूप कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें है ना एक बात ध्यान देने की है, एक शब्द हमारा पवन और दूसरा शब्द हमारा हवा, ठीक है फ्रेंड। एक पवन है दूसरा हवा, इसमें अंतर क्या है, हवा होती है एयर और पवन होती है विंड, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जैसे पवन है ये ना नेचुरल होती है, बाकी जो हवा है एयर, इसको हम कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। जैसे कि हमारे जो पेट्रोल पंप जाते हैं, पेट्रोल पंप पे हम देखते हैं कि साइड में एक दुकान होती है एयर प्रेशर, उस पर लिखा होता है एयर प्रेशर, ठीक है फ्रेंड, हवा की दुकान। तो हवा आर्टिफिशियल बना सकते हैं कृत्रिम रूप से, लेकिन जो पवन होती है ये नेचुरल होती है, ठीक है फ्रेंड, इसको कोई बना नहीं सकता। तो हम जो भी लैंग्वेज में हमसे पवन का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि हवा का, ठीक है फ्रेंड्स। गलती से अगर मैं हवा बोल भी जाऊँ तो आप लेकिन पवन का ही इस्तेमाल करेंगे उसमें, तो हवा नहीं लिखेंगे, पवन लिखेंगे। तो मैं परिभाषा क्या बता रहा था बालू स्तूप युक्त प्रदेश की कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र या फिर ऐसा भौतिक प्रदेश जिसमें पवन के द्वारा मिट्टी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियों को बालू स्तूप कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें 2 सवाल बनेंगे। 2 सवाल क्या है, एक तो है कि राजस्थान, नहीं 2 सवाल नहीं बनेंगे, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ फिर बताऊंगा 2 सवाल। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप, मैं बता ही रहा हूँ, जैसलमेर तथा सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इस लाइन क्या लिखी मैंने कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू के स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं तथा सभी प्रकार के बालू के स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
अब इसमें लैंड का अंतर समझो कि सर्वाधिक, इसमें लैंड है हमारे सर्वाधिक, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे है सभी प्रकार के। अब इन दोनों अक्षरों को समझो कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू के स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में, और सभी प्रकार के बालू स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों शब्द अलग अलग है और दोनों जिले अलग अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब राजस्थान के जितने भी सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो जोधपुर में पाए जाते हैं, तथा सर्वाधिक संख्या में जो सर्वाधिक है वो हमारे जैसलमेर में पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो बात होगी जो नॉर्मल है, लेकिन मैंने आपसे समझाने के लिए लिखी है। उसके बाद हम देखेंगे कि बालू का स्तूप के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बालू के स्तूप के प्रकार है वो हमारे राजस्थान में 8 बालू के स्तूप पढ़ेंगे हम। कितने पढ़ेंगे टोटल? 8 हम बालू के स्तूप पढ़ेंगे, और बालू के स्तूप हम पढ़ेंगे कल क्लास में पढ़ेंगे हम बालू के स्तूप 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, ठीक है फ्रेंड्स।